हेलो बच्चों, देखो बीकॉम फर्स्ट ईयर के हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल अकाउंट। कल आपने ये पढ़ा था शायद लेखांकन का परिचय। हमने लेखांकन के बारे में बताया था कि लेखांकन क्या है। पहले पुस्तपालन, उसके बाद लेखांकन। पुस्तपालन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से आपका लेखांकन का कार्य शुरू होता है। पुस्तपालन और लेखांकन एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें आपको इसका अर्थ, लेखांकन का अर्थ, परिभाषा, इसके महत्व और विशेषताएं, कार्य, ये सब कुछ आपको याद करना है और लिख के रखना है अपने नोटबुक में। अगर आपने बनाया है तो बना लीजिएगा, अच्छे तरीके से उसको याद करना है। और दूसरा देखेंगे हम पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर। ये दोनों का डिफरेंस जो है वो भी आपको लिखना है अपने कॉपी में। सबसे पहला काम आज हम ये बताएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला लिखना है आपको, पहला लिख लीजिए। पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों की बहियों के समूह में लिखने की कला है। इसको किस वैज्ञानिक ने लिखा है? तो J.R. बॉटली बॉय। ठीक है, J.R. बॉटली बॉय इसका आंसर है। पुस्तपालन के जन्मदाता हैं, कौन है? लुकास पैसिओली। पुस्तपालन के जन्मदाता कौन है? लुकास पैसिओली। तीसरा है, पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई क्या है? पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई है रोजनामचा प्रविष्टि। क्या है? रोजनामचा प्रविष्टि। ये आपको याद करना है। चौथा है, लेखांकन की भाषा है मुद्रा। आंसर है इसका मुद्रा। पांचवा नंबर है, एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? अंतिम चरण है इसका सूचना का संप्रेषण। 6 वाला है, जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? तुलनीयता। तुलनीयता, इसको लिखना है आपको, तुलनीयता आंसर है इसका, तुलनीयता। मतलब कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। 7वां है लास्ट, मापने की सामान्य इकाई एवं प्रतिवेदन का साधारण रूप प्रोत्साहित करता है। कौन करता है? इसका आंसर है तुलनीयता, तुलनीयता। ठीक है, ये 7 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको लिख लीजिएगा। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे आपका द्विप्रविष्टि प्रणाली की अवधारणा। इसका सेकंड चैप्टर है आपके फाइनेंशियल अकाउंट का, वित्तीय लेखांकन का, द्विप्रविष्टि प्रणाली मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। द्विप्रविष्टि प्रणाली का मतलब होता है दोहरा लेखा प्रणाली, जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी प्रत्येक सौदों के दोनों रूपों में लिखने की प्रणाली। संक्षेप में इसका आशय यह है कि प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट होता है और प्रत्येक क्रेडिट का डेबिट होता है। यह महत्वपूर्ण है। यह एक बनावटी केवल गणित संबंधी नियम नहीं है, वरना सौदों के वास्तविक स्वभाव को प्रकट करने वाली प्रणाली है ये। अब इसको बनाया किसने, इसका जन्मदाता कौन है वो लिख लीजिए। द्विप्रविष्टि प्रणाली को इटली के वेनिस नगर के लुकास पैसिओली द्वारा सन 1494 में प्रारंभ किया गया था। लुकास पैसिओली जो वेनिस नगर के हैं इटली के, वो 1494 में इसको प्रारंभ किए। बाद में यह प्रणाली इंग्लैंड में अपनाई गई, फिर लगभग सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई है। ये आपको नोट करना है। इसके जन्मदाता कौन है? द्विप्रविष्टि प्रणाली जन्मदाता कौन है? लुकास पैसिओली। 1494 ईस्वी में सन में इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। इसका आशय क्या है? प्रत्येक सौदे के 2 रूप होते हैं। लेखाकर्म की जिस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के इन दोनों रूपों को यथास्थान लिखा जाता है उसे द्विप्रविष्टि प्रणाली कहा जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि प्रत्येक सौदे को 2 बार लिखना है। एक सौदे के 2 रूपों में से एक रूप को एक जगह व दूसरे रूप को दूसरी जगह लिखना होता है। जैसे मान लीजिए 500 रुपये मोहन को दिए, इसमें 2 जन हैं, कौन है? एक लेने वाला, एक देने वाला। तो यह एक सौदा है। 500 रुपये मोहन को दिए, तो ये एक सौदा है जिसमें रुपए दिए जा रहे हैं और मोहन इन रुपयों को प्राप्त करता है। मोहन को रुपए दिया ने मोहन रुपए प्राप्त कर रहा है और देने वाला कोई और है। ये एक सौदा है। इसमें क्या हो रही है? रोकड़ जा रही है, मतलब कैश जा रहा है और किसके पास जा रहा है? मोहन के पास जा रहा है। मोहन प्राप्त कर रहा है इस चीज़ को। तो क्या करेंगे?
इन दोनों रूपों का लेखा जिस विधि के अनुसार करते हैं उसे द्विप्रविष्टि प्रणाली कहा जाता है। प्रत्येक सौदे के दो रूपों में से एक को डेबिट कहते हैं और दूसरे को क्रेडिट, मतलब एक कमी और एक धनी। ठीक है, ये दो पक्ष होते हैं इसके। ऋणी और धनी करने के लिए इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ नियम हैं जिनके आधार पर ही लेखे किए जाते हैं। इन नियमों का वर्णन आगे बताया जाएगा आपको। डेबिट और क्रेडिट करने का, डेबिट और क्रेडिट के आशय क्या है, उसका मतलब क्या है, डेबिट और क्रेडिट क्या है। डेबिट शब्द है लेखाकर्म का एक चिन्ह है, सिंबल मात्र है, जिसका प्रयोग इसके नियमों को स्पष्ट करने एवं उन्हें क्रियाशील करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार ये क्रेडिट है, इसका भी लेखांकन एक चिन्ह की तरह प्रयोग होता है। इसका प्रयोग लेखाकर्म नियमों को स्पष्ट करने एवं उन्हें क्रियाशील करने के लिए किया जाता है। अब द्विप्रविष्टि प्रणाली की विशेषताएं बताता हूं, पॉइंट लिख लीजिए उसके। पहली प्रणाली है, प्रणाली न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरी है, वैयक्तिक व अवैयक्तिक पहलू का लेखा होता है। तीसरी है, कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लेखा करना। चौथी है, अंक गणितीय शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करने में ये सहायक होती है। ये 4 पॉइंट आपके द्विप्रविष्टि प्रणाली की विशेषताएं हैं। इसके लाभ लिख लीजिए। द्विप्रविष्टि प्रणाली के लाभ, पहला लाभ है इसका व्यवसायियों को लाभ, व्यापारिक विवादों को हल करने में सहायक होता है, ऋण लेने में सहायक होता है, कर निर्धारण में सहायक होता है, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उपयोगी निष्कर्ष निकालने में सुविधादायक होता है और व्यवसाय के क्रय विक्रय में सहायक होता है, साझेदारी में सहायक होता है, ख्याति की राशि निर्धारण में सहायक होता है, नए साझेदारों को फर्म की वित्तीय दशा का ज्ञान कराने में सहायक होता है और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक होता है, दिवालिया घोषित कराने की कार्यवाही में सहायक होता है, कर्मचारियों को लाभ होता है, व्यवसाय से संबंधित अन्य व्यक्तियों को भी लाभ होता है। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। इससे सरकार को लाभ होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है, शोधकर्ताओं को लाभ होता है, अन्य पक्षों को लाभ होता है। ये द्विप्रविष्टि प्रणाली के जो लाभ है उनको आप लिख लीजिएगा लाइन से। इसकी दोष और सीमाएं भी हैं। इस प्रणाली के, द्विप्रविष्टि प्रणाली की दोष और सीमाएं भी हैं। खर्चीली प्रणाली है ये, इसमें पैसा लगता है, योग्य लेखापाल रखा जाता है, योग्य अकाउंटेंट रखा जाता है, सीए को अपॉइंटमेंट किया जाता है इसको करने के लिए, द्विप्रविष्टि प्रणाली की किताबें रखने के लिए, इनको लेखांकन करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए। दूसरा है, अशुद्धियों की संभावना बनी रहती है इसमें। तीसरा है, योग्य लेखापाल की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है, समय और श्रम अधिक लगता है। ठीक है, सौदा क्या होता है, सौदा जो किया जाता है वो प्रारंभिक लेखा पुस्तक में किया जाता है, जनरल में, जिसको बोलते हैं मुख्य जनरल। इसमें कितने भाग होते हैं देखो, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, प्राप्त बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक, रोकड़ पुस्तक और मुख्य जनरल। इतनी सारी पुस्तकें होती हैं, 3, 3, 6, 2, 8 पुस्तकें। इसके बाद में बनता है वर्गीकरण के लिए खाता बही। खाता बही से बनता है तलपट, तलपट से बनता है अंतिम खाते। अंतिम खाते में कौन कौन होता है, निर्माणी का खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और अंतिम खाता, बैलेंस शीट। ये चीज़ें आपको याद रखना है। लेखाकर्म की सीढ़ियाँ, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रथम सीढ़ी, द्वितीय सीढ़ी, तृतीय सीढ़ी और चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी। 5 सीढ़ियाँ होती हैं। पहली सीढ़ी में होता प्रारंभिक लेखा, दूसरी में होता वर्गीकरण, तीसरी में होता तलपट बनाना, चौथी में होता अंतिम खाता, पांचवी सीढ़ी में होता विश्लेषण एवं निर्वचन। अब लिखेंगे हम खातों के प्रकार। खाते कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला खाता होता है पर्सनल अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। इनके नियम दिए रहते हैं। पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्या करना है, क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये नियम है, आने वाली वस्तुओं को डेबिट करना है, जाने वाली वस्तुओं को क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। ठीक है, क्रेडिट में क्या आएगा, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट करेंगे। जितनी
जितने खर्चे हैं और हानियां हैं उनको डेबिट किया जाएगा, और क्रेडिट किसको करेंगे, जो आय और लाभ है उनको हम क्रेडिट करते हैं। ये तीनों खातों के सुनहरे नियम है, गोल्डन रूल्स बोला जाता है इनको। ये गोल्डन रूल्स आपको याद रखना है। वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता और पर्सनल खाता, व्यक्तिगत खाता। पाने वाले का खाता व्यक्तिगत खाते में क्या होता है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। ये तीनों खातों के नियम आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सौदा किसे कहते हैं, सौदा क्या है वो लिखो। सौदा क्या होता है, सौदे का मुख्य अर्थ है किसी वस्तु के क्रय विक्रय, विनिमय या लेन देन को सौदा या व्यवहार कहा जाता है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय या लेन देन को क्या कहते हैं, सौदा कहते हैं। सौदा नगद या उधार हो सकता है, जैसे मोहन को 500 रुपये का माल बेचा, यह एक सौदा है। संपत्तियां सब वस्तुएं, संपत्तियों में सब वस्तुएं आती हैं, स्थायी एवं अस्थायी। ये दोनों जैसे भूमि, भवन, मशीन, रोकड़, ये सब संपत्तियां होती हैं। व्यापार कोई भी काम जो कि लाभ के लिए किया जाए व्यापार कहलाता है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि काम शुरू करते समय लाभ की इच्छा होती है, उसके फल में लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। जब हम व्यापार शुरू करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है। पूंजी किसे कहते हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में कभी कभी ये नहीं हमेशा आता है, पूंजी किसे कहते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपिटल। उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है, इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ करता है। एक व्यापारी द्वारा, सिंपल भाषा में देखिए, एक व्यापारी द्वारा जो अपना व्यवसाय चालू करने के लिए जो धनराशि लाता है उसे पूंजी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आहरण यानी ड्रॉविंग्स, व्यापार का स्वामी अपने प्रयोग के लिए जो माल या रोकड़ व्यापार से निकालता है उसे आहरण कहा जाता है। दायित्व लायबिलिटीज, यह वह धन है जो कि व्यापारी को दूसरों को देना है, मतलब वापस करना है, वापस करने का दायित्व है उसका, उसे दायित्व कहा जाता है। जैसे देय बिल, ऋण एवं अधिविकर्ष इत्यादि। तो जो चीज़, जो पैसा कर्जा हम किसी से लेंगे उसका देने का दायित्व हमारा है, लायबिलिटी हमारी बनती है। माल क्या होता है, गुड्स, जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है वह उसका माल कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यापारी गेहूं का व्यापार करता है तो गेहूं उसका माल कहलाएगा। यदि फर्नीचर का व्यापार करता है तो फर्नीचर उसका माल कहलाएगा। जब किसी वस्तु का निर्माण या क्रय बिक्री करने के उद्देश्य से होता है तो वह वस्तु माल कही जाती है, गुड्स। कटौती, कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहक से वस्तु का पूरा मूल्य न लेकर कुछ मूल्य छोड़ देते हैं, अर्थात माल के मूल्य में कुछ रियायत दे देते हैं, अतः जितना कम मूल्य लेते हैं उसे कटौती कहा जाता है। जैसे यदि 500 रुपये का सामान विक्रय किया जाए और ग्राहक से 490 रुपये लिया जाए तो 10 रुपये उसको कटौती के रूप में माना जाता है और 10 रुपये कटौती ही कहा जाएगा। व्यापारिक कटौती, यह कटौती मूल्य की सूची में लिखी रहती है और यह उन सब ग्राहकों को दी जाती है जो एक सी वस्तु में व्यवसाय करते हैं। इस कटौती का उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि ग्राहक बढ़ जाएं। जिस व्यवहार में व्यापारिक छूट होती है उसका लेखा व्यापारिक छूट घटाने के बाद ही किया जाता है। अब ये विशेष कटौती है, कुछ नगद कटौती। देखिए, यह कटौती उन व्यापारियों को दी जाती है जो कि एक निश्चित तिथि के पहले मूल्य का भुगतान नकदी में कर देते हैं। जैसे कोई सामान नगद लिया और समय से पहले उसका पेमेंट कर दिया तो उसको कटौती मिल जाती है, छूट मिलती है, मतलब कैश डिस्काउंट उसको बोला जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्थायी ग्राहक को ये तीनों तरह की कटौतियाँ मिल जाए, क्योंकि व्यापारिक कटौती तो सबको ही दी जाती है, इसलिए स्थायी ग्राहक को वह मिलेगी। और यदि वह नगद भुगतान एवं एक निश्चित तिथि पर कर देता है तो उसको नगद कटौती भी मिलेगी, तथा विशेष कटौती मिलने का अधिकार उसे इसलिए होगा क्योंकि वह स्थायी ग्राहक है। ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेना है और इसको याद करना है। नोट करके रखने से नहीं होगा, इसको आपको याद भी करना है। इसमें फिर अप्राप्य या शोध ऋण है, प्रमाणक है, क्रय, लेखा प्रविष्टि या टीप, क्रय वापसी, विक्रय वापसी। क्रय वापसी पुस्तक में सिर्फ उधार के लेन देन लिखे जाते हैं। जो उधार सामान खरीदा जाता है उसकी एंट्री इसमें क्रय पुस्तक में की जाती है। विक्रय पुस्तक में किया जाता है कि जो माल उधार बेचा जाता है उसकी एंट्री इसमें की जाती है। देनदार कौन होते हैं? जिस व्यक्ति या संस्था, फर्म, अपनी कंपनी या निगम आदि से उधार दिए हुए माल का मूल्य या धन व्यापारी से वसूल करता है वो होता है देनदार,
वे व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि उस व्यापारी के देनदार होते हैं। रहतिया, स्कंध, स्टॉक, ये मेन पॉइंट है। जो माल व्यापारी के पास खाते बंद करने की तिथि पर बिना प्रयोग किया हुआ या बिना बिका हुआ होता है, उसे रहतिया, स्कंध या स्टॉक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में जितना माल बिक्री हो गया सो हो गया, लेकिन जब हम 31 मार्च को खाता अपना बंद करते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसके बाद जो माल बच जाता है उसे कहते हैं अंतिम स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए होता है ओपनिंग स्टॉक। ये आपको ध्यान रखना है। मृत स्टॉक क्या होता है? डेड स्टॉक, जिन संपत्तियों का प्रयोग व्यापार के संचालन के लिए निरंतर किया जाता है उन्हें मृत स्टॉक कहा जाता है। जैसे डेड स्टॉक, जैसे मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। आपको इसमें से इनके पहले द्विपक्षीय प्रणाली के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके कार्य, उसके लाभ, जो भी है महत्व, विशेषताएं, सब आपको लिख लेना है और समझना है, याद करना है और इसको अपने माइंड में रखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन आएगा तो हम ये आंसर लिख सकेंगे आसानी से। जो कोई दिक्कतें हो आप पीयूष प्यार से संपर्क करके मेरे तक क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।